वीडियो में हमने करंट के बारे में पढ़ा, करंट क्या होता है, करंट कहाँ से कहाँ जाती है, कैसे होती है, करंट की सारी प्रॉपर्टीज देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। इसके एग्जांपल लेके हमने वाटर का एग्जांपल लेके हमने सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही वाटर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हम पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर आगे हमने उसमें कुछ टर्म्स सीखे थे, उसकी यूनिट वगैरह देखी थी, ये सब चीजें, ठीक है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सीखने जा रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स का ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए हो जाता है कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, ये आपको पूरे इलेक्ट्रिसिटी का बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। पूरे फिजिक्स का ये बेस प्रोवाइड करता है। आप कहीं भी पढ़ेंगे फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी, तो कहीं ना कहीं उसमें रिलेट होके ओम्स लॉ के बारे में जरूर बात होती है, ठीक है। तो क्या होता है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ कहता क्या है, ओम्स के एक साइंटिस्ट उनके उन्होंने क्या कहा, फॉर अ क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट मतलब कि ऐसा कोई हमारा सर्किट है जो कि क्लोज्ड हो, मतलब ऑन हो। क्लोज का मतलब क्या हो, वो ऑन हो, ठीक है। ये स्विच हमारा क्या हो, ऑन, ठीक है। तो फॉर अ क्लोज्ड सर्किट द करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, इस सेल से जो करंट निकल रही है, यहां से जो करंट निकल रही है, कल हमने करंट की डायरेक्शन बताई थी आपको। करंट डायरेक्शन क्या बताई थी, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, ध्यान दीजिएगा। करंट की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, मतलब यहां से घूमते हुए ऐसे आएगी। और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था वो किधर से था, माइनस से प्लस की तरफ था। इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया हुआ था। तो यहां से करंट निकलेगा, इस तरीके से घूमता हुआ यहां से यहां तक पहुंचेगा। तो हमने वाटर के इसको चीज को बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो क्या कहता है ओम्स लॉ कि द करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, यहां से जो करंट निकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब ये करंट की जो वैल्यू होगी वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगी किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू इट। जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके प्रोपोर्शन होगा। ये जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा करंट उतना ज्यादा होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा करंट उतना कम होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैथमेटिकल देखें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या I प्रोपोर्शन V है, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, कहीं पर भी जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक उसके साथ कांस्टेंट टर्म आता है। यहां पर वो कांस्टेंट टर्म आया रेजिस्टेंस। फिजिक्स का एक वरदान ये है, रेजिस्टेंस टर्म। ये है तो फिजिक्स है, नहीं है तो फिजिक्स नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आती है यहां पर। अब देखिए कैसे रेजिस्टेंस के बारे में क्या होता है। तो ये रेजिस्टेंस यहां पर बना हुआ है। अब रेजिस्टेंस का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस कहते हैं किसको है, रेजिस्टेंस का सेंस क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ओम्स लॉ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अप्लाई होता है उसके, ठीक है। तो यहां से V IR ओम्स लॉ का रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। अब हमको बात करनी है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है और क्यों, इसी की वजह से ये V और I रिलेट हो रहे हैं कि R क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस की कहानी कहां से कैसे ये होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर कोई चीज कहीं से फ्लो करती है,
कहीं से कोई भी चीज फ्लो करती है, यहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात हो जाती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, हर जगह इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, कहीं पर कोई चीज फ्लो कर रही है, उसके बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है, क्या आता है, ऑब्स्टेकल आता है, उसको कोई चीज रोकती है, उसके फ्लो को कोई चीज अगर रोक रही है, वही हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि यहां से विंड जा रही है, क्या जा रही है, अगर ये हवा जा रही है यहाँ से, आपके यहाँ का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एग्जॉस्ट से हवा अगर उधर तरफ जा रही है, तो अगर बीच में कोई चीज को रोक दिया, उस हवा को कोई चीज रोक दिया, तो ये हमारा उसके लिए एक ऑब्स्टेकल बन जाता है, उसको बाद एक ऑब्स्टेकल ने रोक दिया, उस हवा को, उसके हवा के फ्लो को रोक दिया। ठीक है, यही चीज हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यही जो इसको हवा जो इस चीज को रोक रहा है वही रेजिस्टेंस होता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पानी जा रहा है, ठीक है, पाइप के थ्रू ही पानी जा रहा है, अगर पाइप में कोई चीज फंस गई, ठीक है, कोई ब्लॉकेज आ गया, तो वहां पे उस ब्लॉकेज को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किसी भी चीज में कहीं पर कोई भी चीज फ्लो करती है, उसमें अगर उस फ्लो को अपोज करती है, उसके फ्लो को अपोज करती है, रेसिस्ट करती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो हमने बात किया है वायर का, हमने क्या किया है, बात वायर का बात किया है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान समझिएगा, रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है, क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन शुरू होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट जो होता है वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो वैसे पहले तो जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, कहीं पर भी इधर उधर मोशन करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, अगर यहां से हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं, यहां से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सप्लाई हो जाता है, ये फोर्स यहाँ सप्लाई होता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, जो जिगजैग चल रहे थे, दूसरे को रोक दे रहे थे, कैंसिल कर देते थे, अब एक फिक्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए। अब जब चलना शुरू होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है नहीं, केवल एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लड़ेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और जब कोलाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उनकी नेचुरल स्पीड होनी चाहिए वो नेचुरल स्पीड वहां पर नहीं मिलेगी। आप ऐसा समझिए कि अगर हमारे पास ये 3 पार्टिकल है, ठीक है, एक और समझ लेते हैं, 4 मान लीजिए, ये 4 पार्टिकल हैं आपके, ठीक है, और ये आपको पता है कि रैंडम मोशन इनका चलता रहता है हर समय, कहीं पर भी किधर भी कोई सब मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन है, ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इधर से क्या किया, एक फोर्स हमने अप्लाई किया इस पे, तो ये इधर की तरफ तो मूव करने लगेंगे, इधर की तरफ चलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब मूव करने शुरू हो जाएंगे, जब इधर की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे ये, तो ऑब्वियस बात है ये इनका अपना ब्राउनियन मोशन भी तो है, ये फोर्स में से चल रहा है। जैसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए हम किसी के ऊपर कुछ पानी फेंक रहे हैं, ठीक है, अब पानी फेंक रहे हैं, पानी तो हम फोर्स लगा के फेंक रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला भी तो वाटर को रोकेगा, ठीक है, तो वही चीज यहाँ हो रहा है कि हम इधर से फोर्स लगा के इसको आने जाने दे रहे हैं कहीं तरफ, लेकिन ये जो पार्टिकल है इनका ब्राउनियन मोशन में एक दूसरे को कोलाइड करेगा, ठीक है, जब कोलाइड करेगा तो ये इसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम करेंगे, कोलाइड होने के बाद ये इफेक्ट को कम करेंगे, ठीक है। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो अगर दो बॉडीज हमारी इस तरीके से कोलाइड करती हैं, ये अगर एक बॉडी इधर से एक बॉडी इधर से आती है, तो ये दोनों क्या हो जाती है, रुक जाती है, कभी कभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है, ये अलग अलग तरीके से हमारा मोशन होता है इनका। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रुकेगी नहीं, फिर ये चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फोर्स बाहर से, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे रहे हैं, वो अप्लाइड है रेगुलर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से अप्लाइड है, ये इस तरीके से चलता हुआ आगे बढ़ेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को ये फोर्स लगा के इसको ढकेलता हुआ आगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरनल कोलिजन हो रहा है,
और उस इंटरनल कोलिजन की वजह से उसमें एक ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा जो उसके फ्लो को रोकेगा, जो उसके करंट के फ्लो को रोकने जा रहा है, और उसी ऑब्स्टेकल को हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक तरीके का ऑब्स्टेकल है, एक तरीके से ये बाउंड है किसी भी कंडक्टर के लिए जो किसी करंट के फ्लो को रोकता है। ध्यान समझिएगा, रेजिस्टेंस सिंपल से लैंग्वेज समझिएगा क्या होता है, क्योंकि बहुत दिमाग में कंफ्यूजन रेजिस्टेंस का हो जाता है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का एक ऑब्स्टेकल होता है, उसकी एक बाउंड है जो कि उसके अंदर करंट के फ्लो को रोकता है। बस इतना दिमाग में रखिएगा, करंट के फ्लो को ये रोकेगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट का फ्लो उतना कम होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा क्या चीज कैसे होता है। अब आते हैं ओम्स लॉ पे। ठीक है, ओम्स लॉ हमने देखा V इक्वल टू आई आर था। V इक्वल टू क्या था, आई आर था। यहां पे अगर हम देखें तो R की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। किसी मटेरियल के लिए, अगर किसी एक फिक्स वायर के लिए अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा वायर है, कॉपर वायर है, इसकी लेंथ ब्रेथ वगैरह हाइट वगैरह सब कुछ फिक्स है। ठीक है, डायमीटर वगैरह, तो इसका रेजिस्टेंस भी फिक्स होगा क्योंकि रेजिस्टेंस इसके अंदर होगा तो फिक्स होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो हम जैसे से करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू और वोल्टेज की रिगार्डिंग चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसका हम ग्राफ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। ठीक है, ग्राफ क्या होता है, अगर हम इसका वी आई ग्राफ प्लॉट करते हैं, इधर V है इधर I। ठीक है, अगर मान लीजिए I की वैल्यू यहां पर हम पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपको एक कंडक्टर दिया गया जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो ओम्स के नाम के हिसाब से, उन्हीं के नाम के ऑनर में जो यूनिट दी गई है वो ओम दी गई है। ओम को लिखने का तरीका होता है, आप सीधे हम वो एचएम लिख सकते हैं या इस तरीके का सिंबल बनता है, इस तरीके का यूनिट इसका ओम का सिंबल होता है। इस तरह कैसे ध्यान से लिखिएगा सिंबल, ऐसे बना के ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सिंबल आपको बनाना है, बड़ा सा बनाना है। ठीक है, यूनिट जैसा जितना बड़ा उतना बनाना। ठीक है, चलिए ये तो आगे देखते रहेंगे आप। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस एक कंडक्टर हमने लिया जिसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 3 ओम का है। ठीक है, कितने ओम का है, 3 ओम का रेजिस्टेंस आपने ले लिया। कैसे क्या सोच रहे हैं हम देख लिए कैसे सोच रहे हैं, एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इसमें स्विच नहीं लगाया, हमने पूरा ऑन स्टेट पे रखा है सारा। ठीक है, हम इसको समझिएगा इसके लिए। यहाँ पर वोल्टेज हमारा हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज हम फिक्स भी कर सकते हैं। हम मान लीजिए वोल्टेज अलग अलग रख रहे हैं। ठीक है, V वोल्टेज हो गया, करंट यहाँ से I निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पे R की वैल्यू आपको 3 ओम दे दिया गया। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यू प्लॉट करनी है कितनी कैसे क्या चीज होगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, V इक्वल टू आई आर फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, अगर वोल्टेज की वैल्यू हम 1 रखते हैं, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू 1 रखते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होगी, या ऐसे सोचिए करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आती है, 1 एम्पियर होती है, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है। इस तरीके से सोचना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ये थोड़ा सा हम अपने फिजिक्स से हट के मैथ्स पे आएंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ग्राफ होता है, इस तरीके का जो ग्राफ होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। किस चीज का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। इसका मतलब जब इसको हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा कुछ।
बिल्कुल बीच से ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा हो कि ये ग्राफ सर ऐसे कैसे स्ट्रेट लाइन आके हो, कोई और ग्राफ कैसे क्यों नहीं हो जाता, क्यों नहीं हो, ऐसे वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। आपको ये वैल्यूज हम रैंडम ले रहे हैं, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, कैलकुलेट करके निकालते हैं इसके अकॉर्डिंग, फिर वो वैल्यू यहाँ प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 यहाँ पे बना, आपको ये ग्राफ बनाए बता ही देते हैं, ये मैथ्स का पॉइंट है, ठीक है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन फिर भी ग्राफ समझ में आना चाहिए स्ट्रेट लाइन में हमारा क्यों बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर वोल्टेज 1 एम्पियर है, वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है, ठीक है, तो करंट भी क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ओम्स लॉ ने क्या कहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V जितना बढ़ेगा उतना ही करंट भी बढ़ता है, तो V अगर 1 है तो उसके रिस्पेक्ट में करंट भी कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, ठीक है। अगर वोल्टेज 2 हुआ तो करंट भी कितना होने वाला है, 2 होने वाला है, ठीक है। आप गलती इस लाइन को मिटा दीजिए, ठीक है, तब देखिएगा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। ये 1 एम्पियर वाला हो गया, ये 2 एम्पियर यहां पर आ गया, ठीक है। इस तरीके से 3 पे अगर बात करेंगे, थ्री एम्पियर वाले पे 3 वोल्ट अगर वोल्टेज है तो करंट भी कितना होगा, 3 एम्पियर होगा। इस तरीके से 4 वाले का प्लॉट करें, ये 4 हो गया, ठीक है। और इस तरीके से आगे प्लॉट करेंगे तो सबकी वैल्यू बन जाएगी। अगर इन सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें, इन सब पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलता है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है, ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, और यही हमारा क्या होता है, VI ग्राफ होता है, जिसका मतलब होता है VI ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका प्लॉट आपको नहीं समझना है, प्लॉट कैसे क्या चीजें होता है ज्यादा दिमाग में नहीं सेट बनाना है, बस आप ये रखिएगा कि जो VI ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, कैसे ये VI उस पे कैलकुलेशन है, ठीक है, न्यूमेरिकल। स्विच हम नहीं बना रहे, ये समझ लीजिए सब ऑन स्टेट में है, ठीक है, इसको ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं, स्विच होना चाहिए, लेकिन हम अभी रफली बता रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्विच का मैटर ना करिएगा, ठीक है। 12 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए 3 ओम है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझिएगा, पहले सिंपल साइकिल डायग्राम समझिए। 12 वोल्ट हमारा यहाँ पर वोल्टेज है और 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर अप्लाइड है, ठीक है। तो इसका जो करंट की वैल्यू होगी आप यहाँ पे लिख लीजिए, V की वैल्यू कितनी हो गई, 12 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ओम, ठीक है। आपको क्या निकालना है, I की वैल्यू निकालनी है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट डायरेक्शन तो यही होगी, ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, आप क्या करेंगे, तो V इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिलता है, IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहां पे सारी वैल्यू पुट कर दें, V आपको पता है कितना 12, I आपको निकालना है और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ठीक है। यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/3 डिवाइड होकर कितना आएगा I की वैल्यू 4 एम्पीयर, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब है इस सर्किट में जो करंट हमारी फ्लो होने वाली है वो कितना होने वाली है, 4 एम्पीयर फ्लो होने वाली है। यहां से इस बैटरी से, इस सेल से कितना करंट निकल रहा होगा इस रेजिस्टेंस के लिए, 4 एम्पीयर निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस का कांसेप्ट, ठीक है। एक एग्जांपल इसको और लेके समझते हैं, थोड़ा सा पोटेंशियल से रिलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। देखिएगा पोटेंशियल क्या करता है, पोटेंशियल क्यों जरूरी है, पोटेंशियल ने क्या काम किया, ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है,
और अगर ये बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगा है, कुछ सेल वगैरह नहीं लगा है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है क्योंकि कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तब तक कोई इफेक्टिव करंट नहीं आपको शो करेंगे जब तक कि उसमें हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ना करें। जैसा कि हमने कल छत वाला केस बताया था पानी के, यहाँ पर है, यहाँ पर पानी भरा होता है इस टैंक में, यहां से यहां तक पानी कब तक नहीं गिरता जब तक कि अगर हम कह दें कि आपको ये 2 टैंक ले लीजिए, ठीक है, और कह दें कि दोनों में बराबर पानी भरा हुआ, दोनों बराबर लेवल पे रखा हुआ है, और हम कहें कि इसमें से पानी पलट के इसमें दिखाइए, कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल लेवल सेम है, दोनों एक बराबर लेवल पे रखना है। इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं कि दो कोई भी चीज रखिए और देखिए बराबर लेवल पे रखने के बाद दोनों को कनेक्ट करिए, ठीक है, अगर बराबर वाटर का लेवल है तो कभी भी इस टैंक में से इसमें ना तो इसमें से इसमें पानी कभी नहीं जाएगा, दोनों अपनी जगह स्टेशनरी होंगे। लेकिन वहीं पर इस वाले को हम थोड़ा सा उठा के ऊपर कर देते हैं और फिर इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस आप लेके बता सकते हैं कि इस वाले में से पानी निकल के इस वाले में जाएगा, ठीक है, कब तक जाएगा? इस लेवल तक जाएगा, इस लेवल तक पानी इसमें से निकल के इसमें जाएगा, जब इस लेवल में पहुंच जाएगा इसमें और इसमें, तो अपने आप पानी का वाटर का फ्लो रुक जाएगा। वैसे यहाँ पर भी हमारे सेल में कल हमने बताया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि ये जो हम सेल लगाते हैं यहाँ पे, ये सेल लगाए हैं, ये हमारा लोअर वाला है, ये हमारा क्या है? लोअर लेवल है, ये नीचे वाला लेवल है, और ये वाला क्या है? हायर लेवल है। ये हमारा क्या है? हायर लेवल है। तो यहां से जो पानी हमारा जा रहा है तो इधर से घूम के इस तरीके से आएगा, इसमें हायर से लोअर वाले में आएगा। और फिर हमने इधर से कहा था इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहाँ पर हमने बताया था यहाँ से पानी आता है, तो एक्चुअली नीचे से कुछ जाता है, वो क्या जाता है? एयर जाता है, और वो एयर नीचे से ना जाके कहां से, यहाँ से हमने कनेक्ट किया रहता है ऊपर से, और ऊपर से ले लेता है, चाहे नीचे से भेजिए आप चाहे यहाँ से भेजिए, तो यहाँ से कनेक्शन होता है इस तरीके से, वो यहाँ से लेता है। बिल्कुल वो यहाँ पर वही चीज है कि करंट तो हमारी ऐसे फ्लो होगी, करंट हमारी ऐसे फ्लो होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरीके से फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन जाता है, लेकिन जो करंट है वो इस तरीके से पॉजिटिव से होता हुआ नेगेटिव की तरफ हायर से लोअर पोटेंशियल आएगा। आप दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव मत बनाइएगा, आप हायर से लोअर रखिएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, क्योंकि जरूरी नहीं हो कि सेल हो, वहां पर कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। ये दिमाग रखिए कि हायर पोटेंशियल में जो भी होगा उससे हमें लोअर पोटेंशियल पे करना है, ठीक है। अब जरा फ्लो की बात कर रहे थे हम, तो देखते हैं कि कुछ फ्लो की बात करने से कैसे क्या चीज होता है। आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराते हैं, ठीक है। क्या करा रहे हैं? मान लीजिए एक टैप इस तरीके से है, एक यहाँ टैप से हमारे 3 अलग अलग टैप कनेक्ट है, मतलब यहाँ से एक इंच पे कोई टैप है, इसमें 3 पार्ट कनेक्ट कर दिया, 3 अलग अलग टैप पे पार्टीशन, इसको पार्टीशन कर दिया, ठीक है। एक ये हो गया, एक आपको इस तरीके से कनेक्शन कर दिया, एक यहाँ से पाइप आया, एक टैप आया, यहाँ पर एक टैप हमने लगाया, फिर यहीं से दूसरा टैप लगाया, ये टैप लगाया, और एक टैप फिर ये लगाया। इन दोनों टैप के सिस्टम को ध्यान समझिए। इस वाले टैप सिस्टम में अगर यहां से हमने इस वाले को मान लीजिए यहाँ ऑन कर दिया, ये वाला ऑन है, यहाँ जो टैप है ये ऑन हो गया है आपका, ये टैप ऑन है रेगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन है, अगर इस टैप में से ऑन होने के बाद अगर यहां से हमको ये टैप ऑन होता है, ये टैप अगर हम ऑन करते हैं तो पानी गिरेगा, इसमें से टैप में पानी गिरेगा, इसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं होना चाहिए, पानी गिरेगा नहीं गिरेगा, बिल्कुल कॉमन सेंस है कि यहाँ से पानी आ रहा होगा तो यहाँ से टैप से पानी गिरना ही गिरना है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इस टैप से इन दोनों टैप से कोई मतलब नहीं है, ध्यान समझिएगा, इस टैप से इन दोनों टैप से कोई मतलब नहीं होता है।
उसी तरीके से अगर हम इसको भी ऑन कर दें, ठीक है, इसको भी ऑन कर दें तो अभी ये यहाँ पे पानी गिर रहा होगा, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा जो यहाँ अमाउंट होगा पानी का, जो यहाँ अमाउंट आ रहा था कि अगर मान लीजिए 1 घंटे में 1 मिनट में 1 बाल्टी अगर भर रही होगी, तो यहाँ पे जब ये वाला टैप ऑन हो जाएगा तो ये 1 मिनट में 1 बाल्टी नहीं भरेगी। इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये दोनों मिलके कुछ चीजें कर रहे होंगे, दोनों का मिलके 1 मिनट में बाल्टी भरेंगे। ये दिमाग मत लगाइएगा कभी, दिमाग में ये आ रहा कि हम एक टैप कहीं से इस तरीके से कनेक्ट है और हम एक टैप से बाल्टी भर रहे हैं, इसको हम 2 पार्ट में टैप लगा दें और ये टाइम हो सकता है कि जल्दी भर दे, आधे मिनट में भर दे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और फिर अगर मान लीजिए अब इन दोनों टैप से इससे कोई मतलब नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद ये भी अगर आप ऑन कर दिए तो यहां से भी इस तरीके से पानी गिरने जाएगा। तो ये तीनों टैप एक दूसरे पे ऑन होने के लिए डिपेंडेंसी नहीं है कि आप पानी यहाँ तो ऑन है, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ इन तीनों समझिएगा कनेक्शन, तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल और केवल इनकी अमाउंट पे है। इनका अमाउंट कहीं कहीं डिपेंडेंट होगा, अमाउंट इनका अलग अलग होगा, ठीक है, अमाउंट इनका अलग अलग होगा। दूसरी चीज हम एक वर्ड बोलते हैं प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, हम इसीलिए टैंक और वाटर के एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि वाटर और टैंक आप डेली लाइफ में देखते हैं, उसको समझना बहुत, इमेजिन करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम इसी रेजिस्टेंस और करंट और वोल्टेज के रेजिस्टेंस समझाएंगे तो आसानी से आप नहीं समझ सकते, लेकिन अगर वाटर, प्रेशर, इन सब चीजों को लेकर समझाएंगे बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर लेवल प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि आप एक टैप खोले, ठीक है, जितने प्रेशर से पानी आ रहा होगा, ध्यान देखिए इस वाले केस में बात हो रही है, जितने प्रेशर से यहाँ पानी आ रहा होगा उतनी प्रेशर से इससे भी आएगा, उतनी प्रेशर से इससे भी आएगा, प्रेशर तीनों में एक बराबर रहेगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, यहां तक इसके बारे में नॉलेज रखिएगा, आते हैं इस वाले सिस्टम पे। यहाँ पर ये जो सिस्टम टैप ऑन है, यहाँ से बड़ा वाटर जा रहा है, ठीक है। अब इसमें भी 3 टैप अलग अलग कनेक्ट है, एक टैप यहाँ, एक टैप यहाँ, एक टैप यहाँ। अगर हमको यहां से पानी लेना है, ठीक है, कॉमन सेंस आपको लगा के कह सकते हैं, इसमें कोई चीज समझानी नहीं है आपको, कि अगर ये ऑन हुआ, ठीक है, ये दोनों बंद है, तब भी यहां वाटर नहीं आएगा, ठीक है। ये ऑन हुआ, ये बंद है, अभी भी पानी यहां नहीं आएगा। ये ऑन हुआ तब यहां पानी आएगा, तीनों कंटिन्यूअस ऑन होंगे तभी आएगा। ऐसा नहीं किया है कि एक कोई स्विच बंद हो जाए और आप यहाँ वाटर ले लें, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको तीनों को ऑन करना पड़ेगा तभी यहाँ पर वाटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें चाहे हम एक ऑन करें कोई मतलब नहीं बना, 2 ऑन करें कोई मतलब नहीं बना, तीनों ऑन होना आपका जरूरी है, तीनों ऑन होना जरूरी है, ठीक है। और जो यहां से अमाउंट आएगा, अमाउंट जब आएगा वो फिक्स अमाउंट आएगा। इसमें क्या हो रहा था, अमाउंट अलग अलग हो जा रहा था। इसमें मान लीजिए कि 1 मिनट में भैया 1 ग्लास मान लेते हैं, ठीक है। जब ये वाला ऑन था 1 मिनट में 1 ग्लास भरा था, लेकिन अगर ये वाला भी ऑन हो गया आपका ये वाला हाफ ग्लास हो जाएगा और ये भी 1 मिनट में कितना हो जाएगा, हाफ ग्लास हो जाएगा। अमाउंट के लिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस वाले में तीनों ऑन होने चाहिए पहली कंडीशन, और जो अमाउंट आएगा वो 1 मिनट में 1 ग्लास हमेशा आएगा। इसका मतलब इस तरीके की अगर हमारा सिस्टम बना हुआ है, इसमें जो अमाउंट होगा वो फिक्स होगा, लेकिन इसमें जो होगा ये अमाउंट हमारा अलग अलग होगा। ये अमाउंट किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये दिमाग सेंस लगाइएगा, अगर यहाँ पे टैप के विड्थ पे डिपेंड करेगा, टैप कितना मोटा पतला है उस पे डिपेंड करेगा। इसमें टैप के मोटे पतले पे डिपेंड नहीं करेगा, आपको जो लास्ट में इन सब में पहले बार लगा होगा उस पे फाइनली वो ऑल अमाउंट निकल के आपको फिक्स अमाउंट निकल के आएगा, लेकिन इसमें मोटे पतले टैप पे डिपेंड करेगा अमाउंट। ऐसे सोचिए, ये है इतना मोटा टैप, ठीक है, और ये इतना मोटा टैप है,
ऑब्वियस सी बात है इस वाले से ज्यादा पानी आ रहा होगा, इस वाले से कम आ रहा होगा। कॉमन सेंस लगा के बता सकते हैं भाई इसमें से कम पानी आ रहा होगा, इसमें से ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे तो इस वाले में हमारा अगर यहाँ मोटा है, यहाँ पतला है, फिर यहाँ इस तरीके का है, तो आपको जो बाहर यहाँ पानी गिरता हुआ दिखेगा ना, वो इसी के रिस्पेक्ट में दिखेगा, फिक्स अमाउंट में दिखेगा। इन सब से कोई मतलब नहीं होगा कि इसका जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा कम क्या है, ठीक है। तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपको कनेक्शन इस तरीके से दिया गया है कि एक मोटी सी पाइप यहाँ दी गई है, ठीक है, और उसके बीच में इस तरीके से दिया गया, फिर ये यहाँ से इस तरीके से दिया गया, फिर यहाँ से आपको इस तरीके से दिया गया। इस तरीके से अगर कनेक्शन दिया गया पाइप का आपको, तो यहाँ पर जो प्रेशर आपको सॉरी वाटर जो मिलेगा वो इसके पहले किस स्ट्रक्चर से आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं बनता है इसमें, इस वाले केस में। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो फिक्स अमाउंट मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये चीज बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर ये मोटी वाली पाइप है, ये इतनी मोटी वाली पाइप है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, ठीक है, और पतली वाली पाइप है तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब खुद प्लास्टिक वाले पाइप से एग्जांपल कर सकते हैं, उसके जो माउथ को प्रेस करिए तो वहां पर देखेंगे उसका प्रेशर बढ़ जाता है, वो थोड़ी दूरी तक जाके गिरता है। वही जब माउथ ओपन होता है पूरा अपने रेगुलर उसमें होता है, रेगुलर डायमीटर होता है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि इस वाले केस में, ये वाला जो केस है, इस वाले केस में हमारा अमाउंट तो चेंज होता रहता है, वेरिएबल अमाउंट होगा, और प्रेशर लेकिन क्या होगा, सेम प्रेशर होने के साथ। इस वाले केस में, और इस वाले केस में प्रेशर तो फिक्स होगा, सॉरी वेरिएबल प्रेशर होगा, लेकिन अमाउंट क्या होगा, वो फिक्स होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सन नहीं है। अब आते हैं इस चीज को पूरा अपने इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस में, ठीक है। रेजिस्टेंस में ये कैसे रिलेट होता है, देखिए हमारे घरों में ऐसी जरूरत पड़ती है, ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे कि हमारे घर में भी अलग अलग अप्लायंसेस हैं, ठीक है। हर घर में अप्रॉक्स 3 अप्लायंसेस तो कॉमन होते हैं, ठीक है, एक फैन, एक बल्ब और एक टीवी। ये 3 अप्लायंसेस को हम लेकर समझते हैं जरा, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और फिर उसको हम कैसे ये 3 टैप और सब चीज लेके समझेंगे क्या चीज जरूरत है उसकी, जो बुक तो पढ़े, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी हमको फ्लो करानी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, मान लीजिए वाटर भी फ्लो कराना है। अगर कोई उस इलेक्ट्रिसिटी को रोका नहीं, उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर कोई रोका नहीं, तो क्या अगर यहाँ पर हमारा फैन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, जा रही है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को अगर फैन रोक नहीं पाया अपने पास, कुछ अमाउंट इसने इसका यूज नहीं किया, कुछ अमाउंट अपने पास रखा नहीं, तो क्या ये फैन काम कर पाएगा, कभी नहीं काम कर पाएगा। इसको कुछ ना कुछ इसका पार्ट अपने पास रखना पड़ेगा, तभी काम कर पाएगा। ऐसा समझिए कि आप अगर यहाँ से टैंक है और यहाँ से अगर आप वाटर गिरा रहे हैं और यहाँ पर आपका कुछ काम करने वाला चीज है, वाशरूम वगैरह जो भी है, किचन है, और यहाँ से आप निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन इसके बाहर जा रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर अगर वाटर को आप रोकेंगे नहीं, ये कंटिन्यूअस पाइप से फ्लो होता रहेगा, तो क्या आप यहाँ पर काम कर पाएंगे, कुछ कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ काम करने के लिए इस वाटर को रोकना पड़ेगा, देर के लिए, कुछ अमाउंट के लिए रोकना पड़ेगा ना। जितना टाइम के लिए रोकेंगे, जितना अमाउंट रोकेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू इसकी निकल के आएगी, उतना काम हमारा बनेगा। वैसे यहाँ पे जो करंट निकला हुआ है, ये करंट जो निकला हुआ है, इस फैन को, इस बल्ब को, इस टीवी को कुछ तो रोकेगा, कितना रोकेगा वो भी देखते हैं।
तो ये जो रोकेगा इसी को हम बोलते हैं कि इसका रेसिस्टेंस है। क्या है इसका? ये रेसिस्टेंस है कि कितना अमाउंट इसका रोक रहा है अपने पास, यही हमारा इसका रेसिस्टेंस कहलाता है। तो रेसिस्टेंस होना जरूरी है किसी भी सब्सटेंस के, किसी अप्लायंसेस के लिए, उसके प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। लेकिन रेसिस्टेंस ज्यादा या कम होना हमारे यूज और इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर भाई रेसिस्टेंस ज्यादा हो किसी चीज का, जीरो तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, जीरो हो जाएगा तो डायरेक्ट पास हो जाएगा, हमारा ये जो अप्लायंस है काम ही नहीं करेगा। लेकिन ज्यादा या कम पे डिपेंड होना चाहिए। जैसे आप सोचिए कि हम वाटर वाला एग्जांपल लेते हैं, आप अगर ज्यादा वाटर यूज करेंगे यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात वाटर की शॉर्टेज होगी, वाटर क्राइसिस होगा। तो यहाँ पर हम कम से कम यूज करना है वाटर को, हमारा काम भी हो जाए और वाटर कम से कम यूज हो। वैसे यहाँ पर भी है कि ये फैन कम से कम करंट यूज करे, कम से कम वोल्टेज यूज करे, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए, हमारा काम न रुकने पाए और हमारा वो बिल्कुल जीरो भी ना पास भी ना हो और थोड़ा अमाउंट लेके काम कर जाए, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऐसा होना चाहिए जो एप्रोप्रिएट हो। ध्यान दीजिए, इस वर्ड को समझना जरूरी है। एप्रोप्रिएट कहीं पर हो सकता है ज्यादा भी जरूरत पड़ सकती है हमको, कहीं कम भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर एक आइडियल केस की बात करें तो कम से कम होना चाहिए। जितना कम हमारे पास रेसिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा होगा। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें मान लीजिए नहाना है, हमको कोई चीज वॉश ही करना है, तो उसमें अगर हमको वाटर का अमाउंट जितना कम यूज करेंगे उतना हमारे लिए वाटर क्राइसिस का खतरा कम रहेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ जो करंट होगा उसको कम से कम अमाउंट में यूज करेंगे तो हमारा एप्रोप्रिएट यूज होगा और हमारा यहाँ से जो या करंट निकल रही जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कम से कम होगा, ठीक है। अब आते जो हमने ये तीन एग्जांपल बताया था, तीन अलग अलग वो बना के उसको समझते हैं जरा इन सब एग्जांपल से। मान लीजिए आपका यहाँ फैन है, यहाँ बल्ब है और यहाँ टीवी। एक सिस्टम इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, एक सिस्टम इस तरीके से कनेक्ट किया गया, ठीक है। ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए आपको दिन में फैन चलाना है, ठीक है, तो आप क्या बल्ब जलाना चाहेंगे? कभी नहीं जलाना चाहेंगे ना। फैन को आप यूज करना चाहेंगे, बल्ब को यूज करना नहीं चाहेंगे। या आप टीवी नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं जलाना चाहेंगे। तो हमको फैन चलाना है, अगर बल्ब और टीवी से मतलब नहीं रखना है, तो इस वाले में हम इजीली यहाँ पर एक स्विच लगा के और इसको अलग से ऑपरेट कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने वाटर में बताया था कि यहाँ पर अगर टैप लगा हुआ है इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से वाटर आ रहा है, टैप लगा हुआ है, ये वाला काम करेगा, बाकी काम नहीं करेगा। वैसे ही अगर मान लीजिए बल्ब को यूज करना है, यहाँ टैप लगा होगा, यहाँ स्विच लगा होगा, तो इस स्विच से हम इसको ऑन कर सकते हैं, बाकी इन दोनों से कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं निकल के आएगा। सेम है, जो भी हमें इंच में रिलेट करना होगा उसको हम यूज कर सकते हैं और इसके अमाउंट भी अपने हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। भाई टीवी है, ज्यादा अमाउंट हो सकता है लेता हूं, बल्ब है कम लेता हूं, फैन ज्यादा लेता हूं, तो ये अपने हिसाब से अमाउंट अलग अलग एडजस्ट कर सकता है। अमाउंट अपने हिसाब से ये अलग अलग एडजस्ट कर सकता है। वाटर बहुत अच्छे से आप लोग समझ में आ गया होगा। इस वाले में है, अगर हमको बल्ब जलाना है, ठीक है, अब यहाँ तक बल्ब तक आने के लिए हमको पहले फैन ऑन करना पड़ेगा, टीवी ऑन करनी पड़ेगी, तब बल्ब जलेगा। डायरेक्ट बल्ब नहीं जल जाएगा, इस चीज को ध्यान समझिएगा। अगर बल्ब हमको ऑन करना है तो टीवी और फैन दोनों ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। उस तरीके से अगर टीवी को ऑन करना है तो फैन को पहले ऑन करना पड़ेगा तभी टीवी ऑन होगी। अब हमको टीवी नहीं देखनी है और बल्ब जलाना है हमको, तो इस वाले सिस्टम में हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, तो हम इसका फंक्शनिंग नहीं कर सकते, ये नहीं चल पाएगा। लेकिन इस वाले केस में अगर ये खराब भी हो जाता है, ये दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने टेक्निकल वर्क में। जो इतनी कहानी हमने सुनाई, एक्चुअल में ये किस लिए कहानी होती है? ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
हमें जो रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जो ऑब्स्टिकल होता है किसी भी बॉडी का, उसको कनेक्ट करने के लिए कैसे हमारे सिस्टम डेवलप किए गए हैं, उसको कैसे समझते हैं उसको देखिएगा। दो तरीके के कॉम्बिनेशन हमारे पास है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। क्या होता है सीरीज और पैरेलल की कंडीशन, बहुत ध्यान समझिएगा। सीरीज में क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्ट होते हैं। अगर इस तरीके से रेसिस्टेंस कनेक्ट है तो ये सीरीज में कनेक्शन है। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड में बोल दिए, इंड टू इंड कनेक्शन। आगे इस वर्ड से इतना कंफ्यूजन होगा कि पूछिए मत, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इन से इनका कनेक्शन मतलब क्या होता है। अगर हम कहते हैं कि भाई ये एक पॉइंट है, किसी भी चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक इनिशियल पॉइंट होता है, देखिए ऐसे इसको इनटू इनिशियल, ठीक है। हर एक चीज का एक इनिशियल होता है और एक एंड होता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं भाई ये कुछ सामान रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसका एक इनिशियल मानना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसका हम प्रैक्टिकल थोड़ा समझ लेते हैं, बिहेवियर मतलब हम कैसे इसको पहचानेंगे, फिर इसका फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ये इसको मान लीजिए इनिशियल होता है और ये इसका एंड हो गया। इस चीज को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं चाहिए। हर एक चीज का एक स्टार्टिंग अब इसी का है, तो भाई हम इसको कह सकते हैं इसका इनिशियल है, इसका एंड है, या कोई इसको कह सकता है ये इसका इनिशियल है, इसका एंड है। तो हर एक चीज को इनिशियल और एंड हम कह सकते हैं। इसी में मान लीजिए हमने किसी को इनिशियल किसी को एंड कह दिया। अब यहाँ पर आपके पास चार रेसिस्टेंस हैं अलग-अलग। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। चार रेसिस्टेंस आपको A से B तक के बीच में कनेक्टेड है। इस A से B के बीच में ये R1, R2, R3, R4 चार रेसिस्टेंस आपको कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो कैसे आपको समझना है कि सीरीज का है, हम क्या करेंगे, हर एक का नाम, हर एक पॉइंट का, ठीक है ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड हम बोले जा रहे हैं, एक बोल रहे जंक्शन, टर्मिनल। इन दोनों का सेंस समझिएगा क्या होता है, जंक्शन और टर्मिनल का। जंक्शन का मतलब होता है कहीं पर भी जहां पर कई चीजें आके मिलती हैं। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि ये इस तरीके से अगर है, तो यहाँ पर कई चीजें आके मिल रही, कई चीजें निकल रही, कई चीजें मर रही। मान लीजिए इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, और बाकी ये इधर से निकल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट बना हुआ है ये जंक्शन है। ठीक है, हो सकता है दो भी पॉइंट हो सकता है, यहां से ये आ रहा है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ये भी जंक्शन है, मल्टी टू पॉइंट है, बाई जंक्शन है ये, और ये मल्टी पॉइंट जंक्शन है। ठीक है, ये कई तरफ से आ रहा है, कई तरफ से जा रहा है। ठीक है, और इसमें केवल एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है। ठीक है, वन वे जंक्शन बोलते हैं इसको। अब देखिएगा, तो एक तो जंक्शन हो गया, दूसरा होता है टर्मिनल। टर्मिनल का होता है मतलब जहां पे कोई चीज खत्म होती है, जहां पर कोई चीज खत्म होती है। जैसे मान लीजिए कि अब यहां से भी कोई चीज आ रही है और यहां के बाद आगे नहीं निकल रही है, ये यहाँ पे अगर खत्म हो जा रही है तो ये आपका क्या कहलाता है, टर्मिनल कहलाता है। इसके बाद ये आगे नहीं जाना है, वापस लौटना है, यहाँ पर वापस लौटेगी। ठीक है, आगे नहीं जाना है। यहाँ पर क्या है कि ये आ रहे हैं दोनों, और फिर यहाँ से ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इसी डायरेक्शन में वापस नहीं जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। तो यहाँ से एक तरीके से जंक्शन होता है। ठीक है, आप रेलवे में इस वर्ड का यूज सुनते होंगे कि ये जंक्शन है, बड़ा जंक्शन, ग्रैंड जंक्शन, ये तमाम जंक्शन का नाम आप लोग यूज करते होंगे। तो वहां जंक्शन का मतलब होता है कई डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है और फिर कई डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। वैसे टर्मिनल का मतलब होता है इन,
जिसके बाद कोई रेलवे लाइन नहीं होगी, जो उस पॉइंट का, उस कंट्री का, उस स्टेट का सबसे लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट स्टेशन होगा, उसके बाद ट्रेन नहीं जा रही है, उस स्टेशन को हम टर्मिनल बोलेंगे। तो यहाँ पर हम जंक्शन की बात करेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जंक्शन को खोजेंगे, कहाँ जंक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, पहला काम हमारा क्या है इसमें, जंक्शन को खोजना है। जंक्शन की बात हमने की कि जहां पर दो मिलते हो, दो पॉइंट मिलते हो, कम से कम दो तो मिलते हो, दो से ज्यादा मिल सकते हैं। तो यहाँ जंक्शन की बात करें तो आपको चार रेजिस्टेंस है। तो देखिएगा, अगर यहाँ की बात करें, इस पॉइंट पे ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक जंक्शन ये हो गया। आप इसको इस पॉइंट का नाम दे सकते हैं, मान लीजिए पी नाम दे दिया आपने, पी ने आर वन एक्स वाई जेड, मान लीजिए इस पॉइंट का आपने एक्स नाम दे दिया, ठीक है। ये जंक्शन आपको दिख रहा होगा कि R1 और R2 को जो कनेक्ट किया हुआ है इसी पॉइंट पे, वो हमारा कौन सा जंक्शन पॉइंट है, X है, ठीक है। इसी तरीके से अगर R2 और R3 की बात करें तो यहां पर भी हमारा एक जंक्शन पॉइंट है, वो Y है। कौन सा जंक्शन पॉइंट है, Y जंक्शन पॉइंट है। इसी तरीके से R3 और R4 को जो पॉइंट जंक्शन, जो पॉइंट ज्वाइन किया हुआ है, ये Z पॉइंट जंक्शन है, ठीक है। और कोई जंक्शन तो नहीं होगा, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब इसके बाद तो कोई ज्वाइन हुआ, ये लास्ट है ना, और इधर भी क्या है, लास्ट है, ये दोनों टर्मिनल हो गए। लेकिन ये जो एक्स वाई जेड है, ये टर्मिनल हमारे जंक्शन हो गए। अब देखिएगा, हम सीरीज वाला पहचानना सीखते हैं, इनिशियल टू एंड कैसे सीखना है, ठीक है। अभी हम सेल का एग्जांपल नहीं ले रहे, सेल वाले पोटेंशियल के कांसेप्ट नहीं सीख रहे हैं, हम अभी जंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू सीखते हैं। और ये सीख जाएंगे तो कोई भी कॉम्प्लेक्स, कितना कॉम्प्लेक्स आपको सर्किट डायग्राम दे दिया जाए, अब जंक्शन बना के हर एक को सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जंक्शन बना लिया, ये 3 पॉइंट, ठीक है। अब जंक्शन बनाने के बाद हमने कहा इनिशियल टू एंड कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर सीरीज में इनिशियल टू एंड कनेक्ट है तो आपका वो पूरा सिस्टम सीरीज में कहा जाएगा। देखिए, अगर हम इस वाले, इधर वाले को सबका इनिशियल कहें और इधर वाले को एंड कहें, तो ये इसका इनिशियल है और ये इसका एंड है, ये इसका इनिशियल है, ये इसका एंड है, ये इसका इनिशियल है, ये इसका एंड है, ये इसका इनिशियल है, ये इसका एंड है। देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, इनिशियल एंड, इनिशियल एंड, इनिशियल एंड, और ये लास्ट में इनिशियल और इनिशियल, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर इनिशियल एंड कनेक्ट है, इनिशियल टू इंडिया एंड टू इनिशियल कनेक्ट है अगर, तो ये हमारा सिस्टम क्या कहा जाएगा, सीरीज में कहा जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करना है आपको, सिंपल सा काम करना है, जंक्शन बना लेना है। पहला पॉइंट जंक्शन बनाना है, दूसरा उन जंक्शन को नाम दे देना है, नॉमेनक्लेचर दे देना है। उन जंक्शन को क्या दे देना है, नाम दे देना है, जिस जिस पॉइंट पे नाम दिया गया है। और फिर उसके बाद ये इनिशियल टू एंड और एंड टू इनिशियल आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, आई टू ई टू आई अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो ये हमारा डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है, इनिशियल टू इनिशियल, इनिशियल टू इनिशियल एंड एंड टू एंड कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है इसको ध्यान समझिएगा जरा। क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको इस तरीके का दिया गया, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो वायर होता है ना, वो वायर हम कितना भी सर्किट डायग्राम में, वैसे तो नहीं प्रैक्टिकली, सर्किट डायग्राम में हम कैसे भी घुमा फिरा के किसी तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं। वायर के घटने बढ़े से हमारा जंक्शन नहीं बदलता या रेजिस्टेंस नहीं बदलता। सर्किट में, ओरिजिनल में तो बदलता है कि वायर बढ़ेगा घटेगा तो बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल में वायर का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। अगर हम कह रहे हैं भाई एक बुक में हमको क्या कितना बड़ा बना के दिया है, आपको क्या कितना बड़ा बना दिया है, आप कॉपी बनाइए,
इस तरीके से बना सकते हैं, ये आपको छूट है। आप वायर कैसे भी घुमा के किसी भी तरीके से बना डालिए, ये आपके ऊपर होता है। आपको वायर से कोई बहुत ज्यादा कॉपी में ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल में नहीं, प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा फर्क है भाई, आपको मिनिमम से मिनिमम वायर लेंथ यूज करनी होती है। लेकिन आप कॉपी में जो सर्किट डायग्राम बना रहे हैं तो वहां पर आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं उस वायर का। वायर की लेंथ आपके ऊपर डिसाइड होती है, आप उसको वायर को कैसे बना सकते हैं, किसी भी पाथ की तरीके से, किसी भी पैटर्न से बना सकते हैं। वायर के बढ़ने घटने से आपका पॉइंट नहीं बदलेगा, वो जहां एक वायर होगा वहां तक एक ही पॉइंट हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहां से यहां तक ले लेते हैं ना, ये यहां से यहां तक, तो यहां तक कहीं भी लीजिए आपको एक ही पॉइंट लिया जाएगा। यहां से यहां तक लेंगे तो कोई एक ही पॉइंट कहा जाएगा, यहां से यहां तक एक ही पॉइंट कहा जाएगा। जैसे हम x कह रहे हैं ना, तो यहां से यहां तक कहीं भी लीजिए सब x ही कहे जाएंगे, यहां से यहां तक कहीं कहेंगे y कहा जाएगा, यहां से यहां तक कहीं कहेंगे z ही कहा जाएगा। चलिए आते हैं अपने इस पे, ये हमारा a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया, ये आपका r1 है, ये r2 है और ये r3। पहला काम हमारा क्या करना है, जंक्शन डिसाइड करना, कहां कहां जंक्शन मिले हुए हैं। तो देखिएगा, अगर हम देखें इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस इधर से आया, ये रेजिस्टेंस इधर से आया, ये रेजिस्टेंस यहां भी मिल रहा है, यहां पे आते हैं। पहले यहां पर देख रहे हैं ये वाला जंक्शन बन रहा है ना, और ये भी जंक्शन बन रहा है, ये दो जंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर बनाए और यहाँ पर इस तरह का एक जंक्शन यहाँ दिख रहा होगा, एक जंक्शन यहाँ दिख रहा होगा। लेकिन अभी हमने बोला कि वायर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम जंक्शन हो जाएगा। तो अगर यहाँ ए पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ए पॉइंट दिया गया है, तो ये आगे बढ़ते जाइए, जहां जहां ये वायर गया होगा बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया होगा तो सब ए ही कहे जाएंगे। इसका मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये सब ए होंगे। जिधर जितने भी पॉइंट्स है ना सब ए कहेंगे, कहीं भी आप लिख लीजिए सब ए कहे जाएंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो ये बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, अब ये हमारा वायर बदल गया, अब ये वायर नहीं रहेगा, ये बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो अब ये ए नहीं लिख सकते इधर, अब इधर में कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाई चांस हमने यहाँ मान लीजिए बी से स्टार्ट किया है, तो जब ये पॉइंट बी है, इधर ये सब वायर है, ये सब पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट भी बी कह सकते हैं, ये पॉइंट बी कह सकते हैं, ये भी सब बी है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा साफ साफ बना लेते हैं। सीरीज वाले को फिर से साफ साफ समझा देते हैं आपको। ये तीन रेजिस्टेंस हमने यूज किया हुआ है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और A से B के बीच का है ये। ठीक है, जिसमें हमने कहा कि यहां से यहां तक आप कुछ भी एक ही पॉइंट लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक वायर लगा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, ये वायर बना हुआ है। तो वायर अगर बना हुआ है तो कुछ भी कहीं भी आप पॉइंट दे सकते हैं। हमने यहाँ पर मान लीजिए आपको नाम दे दिया X। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहां से यहां तक हमने कहा एक वायर है, कहीं भी आप नाम दे दीजिए Y। ठीक है, और हमने फिर यहाँ इनिशियल एंड कहा था, तो ये देखा था यहाँ पर इनिशियल है, ये यहाँ पर एंड है इसका, यहाँ इनिशियल है, यहाँ एंड है, यहाँ इनिशियल है, यहाँ एंड है। ठीक है, तो सीरीज की बात हो चुकी है, आते हैं फिर पैरल पर। पहले मैंने बताया कि अगर ये एक पॉइंट हमने यहाँ दिया है तो ये वायर आगे बढ़ते जाएगा, कहीं बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है यहाँ से बढ़ते हुए, तो ये सब पॉइंट ए कहे जाएंगे। तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, इस चीज को समझिएगा। और ये जंक्शन भी है, ये भी ए है। जहां कहीं आप बनाना चाहेंगे, इधर जब तक रेजिस्टेंस नहीं मिला सब ए आपको दिख रहा होगा, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, इधर क्या होगा, इस तरीके से अगर इसको हम बी बोलेंगे तो इधर वाले सब ये अगर यहाँ से इधर चलते जाएंगे इसमें हर एक पॉइंट बी कहा जाएगा। तो आपको यहाँ भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। ठीक है, ये सारे
ए है और ये सारे बी है। तो पैरेलल में हमने बोला था क्या, इनिशियल से इनिशियल, सारे रेजिस्टेंस का इनिशियल से इनिशियल और इंड से इंड कनेक्ट होगा। ठीक है, इंड से इंड कनेक्ट होगा। तो कैसे देखिएगा ध्यान से, इस वाले रेजिस्टेंस का R1 का, R2 का और R3 का इनिशियल वाला सब एक ही जगह कनेक्ट है कि नहीं, सबका इनिशियल से इनिशियल कनेक्ट है कि नहीं, इनिशियल ए पे है, इनिशियल ए पे है, इनिशियल ए पे है, तो सबका इनिशियल ए पे है। इसका मतलब ये हम अगर इसको थोड़ा और रिकंस्ट्रक्ट डायग्राम बनाए तो ये इस तरीके से बना हुआ है, बना हुआ इनिशियल से इनिशियल, सब ये पॉइंट इनिशियल पे कनेक्ट है। अच्छा आप हमने कहा ना वायर को कैसे घुमा फिरा के बनाइए, चाहे ऐसे घुमा के बनाइए चाहे ऐसे घुमा के बनाइए, सब आपका एक पॉइंट पे कनेक्ट है, तो इनिशियल से इनिशियल हो गया। दूसरा सबका इंड ये है ना, ये आई ई है, सबका इनिशियल एक दूसरे से एक से एक कनेक्ट है, इनिशियल हो गया इनिशियल से इनिशियल, और सबका इंड देखिए एक जगह कनेक्ट है, सबका इंड से इंड कनेक्ट, इसका इंड इससे कनेक्ट है, इसका इंड इससे कनेक्ट है। जब इंड से इंड कनेक्ट होगा तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, आपको इसको सर्किट बनाने में बहुत आसान होगा इस कांसेप्ट को। अभी हम इसको पोटेंशियल से रिलेट करेंगे, कैसे पोटेंशियल से पहचानना सीखेंगे, कैसे उसमें रिलेट होगा, लेकिन इसको आप जब क्वेश्चन करेंगे सीरीज पैरेलल के तो उससे बहुत यूज होगा। तो क्या करना है हमको, बस समराइज करके छोड़ रहे हैं, सीरीज में क्या करना है, इनिशियल से एंड और फिर इनिशियल इस तरीके से कनेक्ट करते चलना है, आपको जंक्शन बना लेना है, पॉइंट दे देना है, ठीक है, और फिर उसको कनेक्ट करते जाना है। पैरेलल में क्या करना है आपको, पैरेलल में आपको इनिशियल से इनिशियल और इंड से इंड, ये दो कांसेप्ट याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी लेवल का, सर्किट डायग्राम का, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का, कभी गलत नहीं होगा, इस कांसेप्ट को दिमाग में सेट करके रख लीजिएगा। ठीक है, इसी को बस यूज करने सीखना है, बाकी अपने आप क्वेश्चन होता जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत हम कल पोटेंशियल डिफरेंस जब सीखेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।